अब हम चुनावों पर हमारी विशेष सीरीज के 5वें अंश में आपको दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की कहानी सुनाएंगे। और यह कहानी आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। बीजेपी का गठन आज से 44 वर्ष पहले 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, लेकिन इतने कम समय में बीजेपी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। इस समय बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 18 करोड़ से ज्यादा है और इस सूची में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसके कुल 9 करोड़ 80 लाख सदस्य हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 18 करोड़ मेंबर्स हैं, और दूसरे नंबर पर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लगभग 9.8 करोड़ सदस्य हैं। बीजेपी सिर्फ 44 वर्ष पुरानी पार्टी है। इसके बावजूद आज लोकसभा में उसके 55% सांसद हैं और अब भी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि वर्ष 2084 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1984 के चुनाव में 1984 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी लोकसभा की। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय बीजेपी में ये 2 सीटें जीतने वाले नेता कौन थे? ये ना तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ना लाल कृष्ण आडवाणी थे, ना मुरली मनोहर जोशी थे और ना ही सुषमा स्वराज थी। बीजेपी के ये सारे तमाम बड़े नेता वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। लेकिन जिन 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती उनमें एक सीट थी गुजरात की मेहसाणा और दूसरी सीट थी आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा। मेहसाणा से गुजरात बीजेपी के बड़े नेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे डॉक्टर ए.के. पटेल जीते थे, जबकि हनमकोंडा सीट से सी.जे. रेड्डी ने बीजेपी को चुनाव जितवाया था। ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का खाता खोला था लोकसभा में। पहली जो 2 सीटें 1984 में बीजेपी ने जीती वो इन 2 नेताओं ने जीती थी। हमारे देश में जो नेता बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी बताते हैं उन्हें यह बात शायद पता नहीं होगी कि 1984 में बीजेपी ने जो 2 सीटें जीती उनमें से एक दक्षिण भारत में थी और इस सीट पर भी बीजेपी के दिवंगत नेता सी.जे. रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे पी.वी. नरसिम्हा राव को चुनावों में हराया था। इससे भी बड़ी बात यह कि बीजेपी अपने इन दोनों सांसदों को कभी भूली नहीं और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ए.के. पटेल से मुलाकात की थी और बीजेपी में उनके योगदान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया था। वर्ष 2022 में जब सी.जे. रेड्डी का निधन हुआ तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके जैसे नेताओं की वजह से आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है। यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि बीजेपी ने कभी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया। 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी का गठन हुआ तब बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व से प्रेरित नहीं थी और न ही बीजेपी के मुख्य एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा दूर दूर तक था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा गांधीवादी समाजवाद पर आधारित होगी, गांधीवादी समाजवाद। और बीजेपी ने उस समय जनसंघ के दौर में उठाए गए हिंदुत्व के मुद्दों से भी अपनी दूरी बनाकर रखी और इस दूरी का ही नतीजा था कि 1984 में जब बीजेपी ने अपना लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा तब उसके घोषणा पत्र में राम मंदिर का कहीं जिक्र नहीं था। और यही वजह है कि पार्टी वर्ष 1980 से 84 के बीच अपनी विचारधारा को लेकर काफी कंफ्यूज्ड रही। लेकिन बीजेपी की अच्छी बात यह है, जैसा मैंने आपको बताया, वो अपनी गलतियों से सीखती है और 1985 और 86 में उसने अपनी रणनीति को बदल लिया। 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस दौर में बीजेपी ने जनसंघ की हिंदुत्व की विचारधारा को अपना लिया और अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं था, उसी राम मंदिर को लेकर 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार अपने घोषणा पत्र में वादा किया और हिंदुत्व के इस इंजन से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की गति और उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। 84 से लेकर 89 के बीच में बहुत बदलाव आ गया। जहां 84 में बीजेपी 2 सीटों पर थी, 5 साल के अंदर वो 2 से 85 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई
और वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। और हिंदुत्व के इस इंजन में इतनी ताकत थी कि बीजेपी वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों से बढ़कर 182 सांसदों वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देश की। और पहली बार एनडीए ने 5 वर्षों तक देश में सरकार चलाई और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। हिंदुत्व के इंजन में जितनी ताकत थी उससे बीजेपी लोकसभा में सबसे ज्यादा 182 सीटें जीत पाई और इसलिए इसके बाद बीजेपी को एक और नए इंजन की आवश्यकता थी और यह नया बूस्टर इंजन था प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में यह नया इंजन मिला, जिसकी वजह से बीजेपी को पहली बार वर्ष 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला और फिर वर्ष 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी को वर्ष 2014 में एक नया बूस्टर इंजन मिला जिसने बीजेपी की गति को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए बीजेपी में भी ये डबल इंजन काम कर रहे थे। पहला इंजन उन्होंने लगाया हिंदुत्व का इंजन, जो उन्होंने 1989 के आसपास जिसका फायदा उन्हें मिला, और दूसरा जो इंजन आया वो आया 2014 में और उस इंजन का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। जब बीजेपी की गाड़ी बिना हिंदुत्व के इंजन के दौड़ रही थी तब लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर था सिर्फ 7.7%। जब इसमें हिंदुत्व का इंजन लगा तब यह वोट शेयर अधिकतम पहुंच गया 22% तक। लेकिन जब इसमें मोदी फैक्टर का बूस्टर इंजन लगा तो यही वोट शेयर 22% से पहले 31% और फिर 31% से लगभग 38% तक पहुंच गया। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर देखिए कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिसमें आपको यही सारी बातें पता चलेंगी। देखिए आप, यहां आप देखिए, ये बीजेपी की स्थापना अगर आप देखें 1984 में 2 सीटों के साथ बीजेपी की स्थापना हुई। यहां से आप देखिए, ये बीजेपी की कहानी है और बीजेपी की जो यात्रा है। 1989 में 2 से 85, 91 में 120 पर पहुंची, 96 में 161 पर पहुंची, देखिए यहां। उसके बाद 98 में 182 पर पहुंच गई, 99 में भी 182 पर रही, यहां देखिए। और 2004 में जब चुनाव हारी बीजेपी तो घट गई 138, 2009 में और घट गई 116। देखिए ये बीजेपी का ग्राफ अगर आप देखेंगे, यहां हाई है फिर लगातार गिरता चला गया। और देखिए यहां पर एंट्री हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, यह दूसरा इंजन लगा है और यहां से फिर वो सीधे गए 282 पर और फिर 2019 में सीधे गए 303 पर। यह आप देखिए। और इसी प्रकार से अगर आप भारत की राजनीति में इन 2 पार्टियों को देखेंगे, आज एनडीए कहती है कि हम 400 पार जाएंगे बीजेपी के नेतृत्व में, लेकिन 1984 में असल में कांग्रेस पार्टी 400 के पार थी। कांग्रेस पार्टी थी, देखिए नीला जो लाइन है अगर आप देखें, 1984 में 404 पर थी कांग्रेस। मेरा तो हाथ भी नहीं जाएगा ऊपर तक, इतना ऊपर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ था। यहां देखिए बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 404 पर। और फिर कांग्रेस आई, देखिए यहां गिरी, थोड़ी बढ़ी, फिर और गिरी, फिर थोड़ी स्टेबल रही, फिर और गिरी, और यहां देखिए कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। यहां कांग्रेस ने क्रॉस कर लिया बीजेपी को, इसीलिए यूपीए की सरकार बनी 2004 में, फिर 2009 में और ऊपर गई कांग्रेस, फिर से सरकार बनी और तब से लेकर अब देखिए लगातार कांग्रेस गिरती जा रही है और अब कांग्रेस पार्टी यहां है और बीजेपी इतनी ऊपर है। अब आप देखिए और बड़ी स्क्रीन पर देखिए कि यह बदलाव कैसे आया। एक और आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, बीजेपी 1980 में स्थापना गांधीवादी समाजवाद पर, 84 में 2 सीटें। अब दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं, फिर हिंदुत्व का इंजन यहां पर लगा जिससे सीधे इस इंजन से 85 सीटों पर पहुंच गई। फिर यह हिंदुत्व के इंजन के साथ बढ़ी 120 सीटें 1991 में, तब तक हिंदुत्व का इंजन ही चल रहा है। 161 सीटें 1996 में, फिर और आगे बढ़ते हैं
98 में 182 सीटें इसी हिंदुत्व के इंजन और राम मंदिर के इंजन की वजह से। - 2004 में 138 पर आए और फिर ऐसा लगा कि इस हिंदुत्व के इंजन की जो है सांसें फूलने लगी, इसकी जो ताकत है ये इतनी ही रह गई। 2009 में 116 सीट, यानी अब इस इंजन की ताकत जो है वो गिर रही थी। फिर 2014 में नया इंजन लगा और उस इंजन का नाम है मोदी फैक्टर। और फिर ये इंजन जो है, जो बहुत शक्तिशाली इंजन था, फिर वो इस हिंदुत्व के साथ मिलकर बीजेपी की इस गाड़ी को आगे लेकर गया और फिर 2019 में इस मोदी नाम के इंजन ने 303 सीटें बीजेपी को जिता दी। अब देखिए, यहां आप देखिए, यहां अगर आप मोदी फैक्टर को देखेंगे तो यह बीजेपी का पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं, जो 2 सीटों से शुरू हुआ है और वो यहां आते आते, जैसा मैंने आपको कहा, बीजेपी में गिरावट आनी शुरू हो गई थी 2009 तक। और फिर उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए और उन्होंने इस ग्राफ को देखिए कितना ऊपर तक वो लेकर गए और अब ये ग्राफ है 303 पर। तो ये बीजेपी की पूरी यात्रा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 44 वर्षों में बीजेपी ने, आप देखिए, कितना कुछ हासिल कर लिया है। सबसे नई पार्टी है असल में ये।